नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सरकार क्रिप्टो करेंसी को लेकर रेगुलेशन की तैयारी में है। क्यों सरकार को उठाना पड़ रहा है ऐसा कदम? निवेशकों का क्या होगा इसका असर? और भारत में पूरी तरह से क्रिप्टो पर क्या लगने वाली है रोक, या फिर मिल सकती है कुछ राहत? आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ तैयार हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। और सर, क्रिप्टो क्या होगा अब? पिछले 24 घंटे नहीं, पिछले 20 घंटे से अगर देखें तो एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक हर जगह जो दिख रहा है वो इस क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर ही है। दीप, जो ट्रेंडिंग टॉपिक होते हैं, टॉक ऑफ द टाउन कहा जाता है, ये तो टॉक ऑफ द यूनिवर्स है। बिल्कुल, मतलब जितनी चर्चा क्रिप्टो की हो रही है उतनी शायद किसी और की नहीं, और क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल, यंगस्टर्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, और जब वो सुर्खियों में हो किसी न किसी वजह से तो बातचीत होती है। और इस वक्त जो सुर्खियों में है उसकी बड़ी वजह है, और ये वजह काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी हुई थी एब्सोल्युटली, कि सरकार अल्टीमेटली क्रिप्टो के बारे में क्या सोचती है और किस तरह के रेगुलेशंस होने चाहिए। इस पर कल देर शाम ये खबर आई है कि सरकार एक बिल लाने की तैयारी में, संसद का जो इस बार शीतकालीन सत्र होगा उसमें एक बिल पेश किया जाएगा। इस बिल में जो दो खास बातें हैं जो आमतौर पर बताई गई है, पहली बात तो ये है कि इसमें आपके लिए होगा ये कि जो भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्हें बैन किया जा सकता है, और साथ ही एक हिंदुस्तान की अपनी सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से क्रिप्टो करेंसी होगी। क्रिप्टो नहीं कहूँगा, डिजिटल करेंसी होगी। तो यानी कि जिन लोगों को डिजिटल करेंसी में ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, ट्रांजैक्शन करना है, उनके लिए एक ऑप्शन होगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब कानून बनने की तैयारी में ये सबसे बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे कि आम लोगों को जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, करना चाहते हैं, लेन देन करते हैं, उसे करेंसी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए क्लैरिटी आ जाए। बड़ा कदम है सर, क्योंकि पहली बार ऐसी कोई चीज पिछले कुछ सालों में सामने आई और अब उस पर रेगुलेशन बनने जा रहा है। इससे पहले कि हम इससे जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करें, आपकी क्या राय है सर? क्रिप्टोस को लेकर आप किधर हैं? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मेरी राय न्यूट्रल है। अच्छा। न मैं क्रिप्टो के अगेंस्ट में हूं, न क्रिप्टो के फेवर में हूं। और क्यों ऐसा है? आमतौर पर मेरी राय कभी न्यूट्रल नहीं होती। मेरी राय किसी न किसी एक तरफ रहती है, और मैं बहुत खुलकर अपनी राय देता हूं। उसकी वजह ये है, मैंने अब तक 30 सालों में एक नियम सीखा है कि जो चीज़ समझ में आए उसमें निवेश किया जाए। जरूर। जो चीज़ समझ में ना आए तब तक निवेश नहीं किया जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में, 10 करोड़ लोग हैं जो क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं। मैं नहीं जानता। मैं बहुत ऑनेस्टली कह रहा हूँ, और क्रिप्टो पर ये शो भी मैं पहला कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी है जो समझ में आनी बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। और वो चीज़ें अगर आपको पता चल जाए कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, या क्या होने वाले हैं, उसके बाद आप एक मन बना सकते हैं कि क्रिप्टो के पक्ष में होना चाहिए या विपक्ष में होना चाहिए। आप क्रिप्टो को चालू रहने दें या बैन करें, किसी भी चीज़ में कोई गलत नहीं है। मैं फिर ये कहता हूँ, अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, सही तरीके से ट्रेड इन्वेस्ट किया जाए, और सही तरीके से रेगुलेट किया जाए, ये तो फ्यूचर की चीज़ है, टेक्नोलॉजी है। और टेक्नोलॉजी के मामले में हमेशा एक जनरेशन पीछे, 2 जनरेशन पीछे, ये हमेशा समस्या रहती है कि बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ हम नहीं बदलते हैं। वो शायद मेरे साथ, आपके साथ, या हमारे पूर्वजों के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रही है। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार क्रिप्टो को बैन नहीं कर रही है, क्रिप्टो को रेगुलेट करने जा रही है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बैन करने में और रेगुलेट करने में बड़ा फर्क है। बैन करने का मतलब ये कि क्रिप्टो बिल्कुल बंद। सरकार ऐसा नहीं कह रही। सरकार कह रही कि हम क्रिप्टो को रेगुलेट करेंगे, किस तरह से क्रिप्टो में ट्रेड किया जाए, क्या अलाउ होगा, क्या अलाउ नहीं होगा, इस बात की क्लैरिटी इस बिल के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्लैरिटी का इंतजार करेंगे, पर आप न्यूट्रल हैं? हाँ, मैं न्यूट्रल हूँ बिल्कुल। और अगर क्रिप्टो का इस्तेमाल सही तरीके से होता है, उसके जो खामियां हैं, कमियां हैं, या उसके जो दुरुपयोग हैं, उसको लेकर कानून बन जाए, और प्लस जो आम इन्वेस्टर हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो नए नए इन्वेस्टर्स जो इसमें पैसा लगा रहे हैं, उन्हें यह पता चल जाए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्ट करने का क्या तरीका होगा, टैक्सेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, लीगल है या नहीं है, ये चीजें पता चल जाए, उसके बाद आप खुलकर करिए। क्या खुलकर करेंगे? बिल्कुल। तो ये जो सरकार हमारी एफर्ट ला रही है रेगुलेशन का, अगर ग्लोबली कंपेयर करें तो ग्लोबल पिक्चर क्या है इस समय क्रिप्टो को लेकर? देखिए, ग्लोबली क्रिप्टो को लेकर जैसा हमारे यहाँ उत्साह है, बाहर भी है। लेकिन एक चीज बता दूं, हमारे यहाँ उत्साह नहीं, अति उत्साह है। थोड़ा ज्यादा है। हाँ। पहले तो देखिए, आमतौर पर लगभग सारे देश इसी बात से जूझ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान की सरकार भी जूझ रही। क्रिप्टो को लेकर रेगुलेशंस अमेरिका, यूरोप, कई बड़े देशों में है नहीं, और उनकी सरकारें इस पर काम कर रही है।
कुछ सरकारें लेकर आई हैं रेगुलेशन, और कुछ सरकारें जो रेगुलेशन ना ला पाई, ना समझ पाई, उसने बैन ही कर दिया। तो इस लिहाज से अगर एक अच्छी चीज आप ये देखेंगे वो ये कि सरकार बैन करने के बजाय रेगुलेशन लाने की कोशिश करी, और अगर बैन करी तो सिर्फ प्राइवेट क्रिप्टो को, न कि सभी को। तो ये एक अच्छी चीज है। अब कहाँ कहाँ क्रिप्टो को कानूनी दर्जा है, सिर्फ 2-3 देश ऐसे हैं जहाँ कानूनी दर्जा है, जिसमें एल सल्वाडोर, क्यूबा, यूक्रेन जैसे देश हैं। उसमें से एकमात्र देश दुनिया में जिसका अभी पिछले हफ्ते की बात है, एल सल्वाडोर, जिसने इसे लीगल टेंडर के तौर पर माना है। बिल्कुल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी, जब इन्होंने एल सल्वाडोर ने माना कि ये लीगल करेंसी होगी, तो उन्होंने आपत्ति जताई कि अभी आप इसे लीगल करेंसी का दर्जा मत दीजिए। ये ग्लोबल पिक्चर है। लेकिन कई देश ऐसे हैं, जिसमें कई बड़े देश भी हैं, जिन्होंने क्रिप्टो पर पूरी तरह से बैन कर रखा है। उसमें से सबसे बड़ा देश चीन है। चीन जैसा देश बैन करके बैठा है पूरी तरह से। इंडोनेशिया में पूरी तरह से बैन है, इजिप्ट में पूरी तरह से बैन है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ आंशिक बैन है, जिसमें 2 बड़े देश मैं मानता हूँ, वियतनाम और रशिया। यहाँ पार्शियल बैन है। तो कुछ देशों में पार्शियल बैन है, कुछ में बड़े तरीके पर बैन है, और कुछ में पूरी तरह से खुलेआम ट्रेडिंग और लेन देन भी हो रही है। तो सब तरह के देश हैं दुनिया में क्रिप्टो को लेकर। तो ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, ग्लोबली भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे करें। ग्लोबली भी सारी सरकारें और सेंट्रल बैंक समझने की कोशिश करेगी क्रिप्टो को किस तरह से रेगुलेट करें। चलिए, तो रेगुलेशन की बात निकली है, तो फिलहाल जो मार्केट है क्रिप्टो का इंडिया में, वो कैसा है सर? मतलब हम कई बार वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तान हर मामलों में आगे है, और इस बार क्रिप्टो के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे, ज्यादा ही आगे। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हमारे हैं हिंदुस्तान में। 10 करोड़ इन्वेस्टर्स ही कहेंगे, जिन्होंने खरीद रखा है। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, यूज तो क्या करेंगे? हमारे यहाँ लीगल ट्रांजेक्शन में तो काम आती नहीं है, तो क्रिप्टो नेचुरली इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स ही है। तो 10 करोड़ हैं। और मजे की बात दीप ये कि दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ। और इसलिए शायद सरकार को ये भी समझ में आया कि जल्दी से कानून लाने की जरूरत है, जल्दी से रेगुलेट करने की जरूरत है। हमारी जनसंख्या के 7% लोग क्रिप्टो ऑन करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, परसेंटेज के लिहाज से आप दूसरे देशों के कंपेयर करेंगे तो हो सकता है हमारे यहाँ लोग परसेंटेज में कम हो, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। अब 2-3 डेटा बेहद इंटरेस्टिंग है। एवरेज एज क्रिप्टो ऑन करने वाले की मालूम है क्या है? क्या है सर? 24 साल। इसका मतलब ये है कि 15, 16, 17, 18 साल से बच्चे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और कुछ मेरी एज के भी होंगे, तो 50 वाले भी होंगे, तो तब जाके ऑन एन एवरेज आपकी एज 24 साल आ रही है। इसका मतलब ये कि ये पूरी तरह से मिलेनियल्स, न्यू जनरेशन, यंगस्टर्स, उनके अट्रैक्शन की चीज़ है। बिल्कुल, उनके अट्रैक्शन का इन्वेस्टमेंट है। दूसरी बात एक और, आमतौर पर ये टेक्नोलॉजी वाली करेंसी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। करेंसी टेक्नोलॉजी के मामले में हम ये समझते हैं कि मेट्रो सिटीज के लोग ज़्यादा समझदार हैं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी से सबसे पहले समझते हैं। हाँ, क्या है। Tier 2 और Tier 3 सिटीज में 60% क्रिप्टो ऑनर्स वहाँ रहते हैं, मेट्रो सिटीज के बाहर। बड़े शहरों से ज़्यादा इन्वेस्टर्स, बड़े शहरों से ज़्यादा छोटे शहरों में। एक और आंख खोलने वाला आंकड़ा है जी, 65% लोग ऐसे हैं जी, ये 10 करोड़ में से 6.5 करोड़ लोग, जिनका पहला इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी है। उन्होंने बैंक की एफडी में पैसा नहीं लगाया, उन्होंने कोई म्यूचुअल फंड नहीं खरीदा है, कोई डेट फंड में पैसा नहीं लगाया, कोई गोल्ड नहीं खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, क्रिप्टो खरीदी है। तो ये आंखें खोल देने वाली चीज़ है। दूसरा, 100-150 साल का इतिहास है स्टॉक मार्केट का, डेट मार्केट का, बैंकों का लंबा इतिहास है। 2 एक्सचेंज है, लेकिन क्रिप्टो के 16 एक्सचेंज है। 16 एक्सचेंज है क्रिप्टो के हिंदुस्तान में, जिन पर एक्टिवली ट्रेडिंग होती है। और दुनिया भर में, और जो कि हमारे यहाँ भी है, 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो अवेलेबल है। और इतने स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, उससे ज्यादा क्रिप्टोज ही हैं। उससे ज्यादा क्रिप्टो। ये इस लेवल तक हिंदुस्तान में क्रिप्टो पॉपुलर है जी। मैं इसे पॉपुलर शब्द कहूंगा, इतना पॉपुलर है। और इसलिए इसको देखने, समझने और जानने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने ये इंटरेस्टिंग बात करी, एक तो पॉपुलेशन को लेकर, एक्सचेंजेस को लेकर, जो हम निवेश करते हैं क्रिप्टोज में वो भी कैसे होता है, क्योंकि एक्सचेंज है तो फिर ट्रांजैक्शन कैसे होता है, थोड़ा इसके बारे में भी समझें। बिल्कुल, एक आंकड़ा और दूंगा दीप, हमारे यहाँ 10 करोड़ है। नंबर 2 वर्ल्ड में जो देश है जी क्रिप्टो ओनर्स के मामले में, वो अमेरिका है, सिर्फ 3.25 करोड़। तो नंबर 1 और नंबर 2 के बीच का फासला देखिए, कहाँ 10 करोड़, कहाँ 3 करोड़ भी नहीं। इससे आपको पता चलेगा। हमारे यहाँ 16 एक्सचेंज है, दुनिया भर में 308 एक्सचेंज है, 10,000 से ज़्यादा लिस्टेड है। ज़्यादातर एक्सचेंजेस जिन पे ट्रेड्स होते हैं वॉल्यूम्स के लिहाज से बाहर के हैं, जहाँ हिंदुस्तान के इन्वेस्टर्स भी ट्रेड करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के भी कई सारे अब एक्सचेंजेस ऐसे हो गए जो टॉप ट्रेडेड एक्सचेंजेस में आ रहे हैं। तो ज़बरदस्त ट्रेड वहाँ पर होता है। अब जो ट्रेड होता है क्रिप्टो में, वहाँ पर एक छोटा सा चार्जेस के लिहाज से एक चीज़ है जो समझनी चाहिए। हर एक एक्सचेंजेस पर अलग अलग चार्जेस हैं, फिक्स नहीं है। आधा से 1% तक की फीस होती है।
बैंक से उस क्रिप्टो वॉलेट में आप पैसा लेते हैं, देते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं तो उसकी फ़ीस लगती है, एएमसी चार्जेस लगते हैं, पैसा निकालने के लिए अलग से फीस लगती है। तो आमतौर पर क्रिप्टो में ट्रेड करने के चार्जेस और कॉस्ट्स बाय और सेल के वो काफ़ी ज़्यादा है। मतलब जो हम रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और नंबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। चलिए सर, ये तो थोड़ा समझ गए हम क्रिप्टो बाजार कैसे है, भारत में क्या स्थिति है। अब आती है सबसे बड़ी बात, ये जो लीगल स्टेटस की बात कर रही है। अगर लीगल व्यू पॉइंट से देखें तो इस समय क्रिप्टो पर क्या नजरिया है? हमेशा कंफ्यूजन रहा है जी, एक्सेप्ट 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई ने जो क्रिप्टो को हिंदुस्तान में बैन किया हुआ है वो बैन हटा दिया जाए। उसके बाद से लोगों को वो अथॉरिटी मिल गई, वो चाहे तो क्रिप्टो खरीद बेच सकते हैं और बैंक्स उसे रोक नहीं सकते हैं। और भारत में क्रिप्टो खरीदना या बेचना अवैध नहीं है, इलीगल नहीं है। देखिए, दो शब्द होते हैं, एक लीगल है और एक इलीगल नहीं है। तो यहाँ शब्द ये कि इलीगल नहीं है, यानी कि आप कर सकते हैं। अब लीगल है या नहीं है, कितना है वो पता नहीं, तो तब से यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही है। तो 2020 के बाद से क्रिप्टो में एक्टिवली ट्रेडिंग होने लगी है और इसलिए ऐसे बड़े नंबर्स भी वहाँ से फिर शायद निकल कर आए। ठीक है सर, तो इलीगल नहीं है ये क्लियर, 100%। ठीक है। पर आरबीआई का जो व्यू था और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से पहले भी उनका व्यू था, कैसे समझें? आरबीआई की चिंता इस बात को लेकर के क्रिप्टो करेंसी के चलते इकोनॉमी में थोड़ी अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी हो सकती है, उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि आरबीआई का काम करेंसी मैनेज करने का है, राइट। तो आरबीआई के डोमेन में अगर करेंसी है और कोई और करेंसी आकर वहाँ ट्रेड होता है, ऊपर नीचे होते हैं, क्रिप्टो तो आप जानते हैं उनकी आदत है 20-30-40% एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है। हमारे यहाँ 40% रुपए को ऊपर नीचे होने में 10-10 साल लग जाए तब भी नहीं होता है, राइट। सो और उसका असर महंगाई पर पड़ सकता है, फॉरेन रिजर्व्स पर पड़ सकता है, क्योंकि जब आप क्रिप्टो खरीदते हैं तो आप रुपये में भले ही खरीद रहे हो लेकिन वो डॉलर में कन्वर्ट होके जाता है। तो अल्टीमेटली आप डॉलर्स बाहर भेज रहे हैं, बेच रहे हैं तो डॉलर्स वापस अंदर आ रहे हैं, तो फॉरेक्स मार्केट उससे इम्पैक्ट होता है। और इसीलिए आरबीआई जल्दी से जल्दी एक डिजिटल करेंसी लाने के मूड में है, जो इस बिल में आगे आपको पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक्शन चल रहा है। सरकार का क्या नजरिया है सर? देखिए, सरकार क्यों बिल लाना चाहती है उसके पीछे एक बड़ी वजह तो सबसे ज़्यादा कि जिस लेवल से क्रिप्टो पॉपुलर हो रहा है और जिस तेजी से इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए क्लियर कट नियमों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और नियमों की ज़रूरत इसलिए कि अब तक पैसा बन रहा है, अच्छी बात है, सबका बना है। आमतौर पर कभी कभार कोई बहुत तेजी से गिर जाए और लोगों को लगता है कि अब बेच के निकल जाएं, या वो एक अलग बात है। अदरवाइज आमतौर पर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स ने पैसा बनाया है आमतौर पर, और वो अच्छी बात है। लेकिन ये पैसा बनते रहे या फिर इस पैसे की सेफ्टी रहे। सेफ्टी किस लिहाज से? आपका क्रिप्टो पर खरीदने या बेचने का कॉल गलत हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो ही डूब जाए ये नहीं होना चाहिए। तो उस लिहाज से इन्वेस्टर्स की सिक्योरिटी, या कोई आपका एक्सचेंज ही ना डूब जाए, उस लिहाज से सरकार कानून लाना चाहती है। तो सरकार की पहली चिंता ये। दूसरा ये कि क्रिप्टो को लेकर कई सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो वो बन भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं बन रहे, बहुत लोग बनते हुए देखें, लेकिन आपको रियलिस्टिक विज्ञापन देने चाहिए, ऐसा सरकार का मानना है। तीसरी बात यह कि क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर, देखिए, क्रिप्टो से ज़्यादा दिक्कत क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर है। ऐसा नहीं कि हर आदमी वही कर रहा है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं, इलीगल काम है जिसमें टेरर फंडिंग होती है, हवाला होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें क्रिप्टो का इस्तेमाल आसानी से होता है, और उसके कुछ कुछ मामले सामने आए, तो उसको लेकर सरकार को थोड़ी चिंता है। दूसरा ये कि सरकार भी जानती है इस पर रोक लगाना संभव भी नहीं है और लगानी भी नहीं चाहिए, लेकिन इसके ठीक ठाक से रेगुलेशन बन जाए और इसीलिए ये गलत हाथों में न जाए, ये भी प्रधानमंत्री मोदी का मानना है। और आरबीआई, सेबी और सरकार, ये तीनों इसी बात को लेकर चिंतित है कि क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ में फ़र्क समझिए, क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर प्रॉब्लम है, न कि क्रिप्टो को लेकर प्रॉब्लम। इन दोनों में बड़ा फर्क है। अगर आप और मैं क्रिप्टो में एकदम प्रॉपर ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये कि अगर उसके गलत इस्तेमाल, गलत काम के लिए उसका भुगतान, लेन देन किया जाए तो समस्या है। तो इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। पर कुछ तो अच्छा होगा क्रिप्टो के बारे में, इतना क्रेज है, इतने सारे क्रिप्टोज हैं, इतना बढ़ गया है, कुछ तो इसमें अच्छा भी होगा सर? नहीं, कुछ नहीं दीप, बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है। देखिए, ये बात सही है। एक तो ये कि ये नए ज़माने की करेंसी है जी। एक ज़माना था जब वो सिक्के, कॉइन और मतलब किसी ज़माने में तो कोडियाँ चलती थी, बिल्कुल, वहाँ से हम डिजिटल करेंसी पे आ गए, ऑनलाइन ट्रांसफर पर आ गए। ये फ्यूचर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फ्यूचर है, बिल्कुल करेक्ट। तो नए ज़माने पर बनाए, नई तकनीक पर, नई टेक्नोलॉजी पर बनाए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। दूसरी इसकी सबसे बड़ी एक और खासियत है कि अगर कोई भी दो लोग ट्रेड कर रहे हैं, दो लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें किसी तीसरे को पता नहीं। आजकल की नई जनरेशन होती है, इट्स माय लाइफ जी, है ना, मैं जो करना चाहूँ करूँगा, मैं कुछ भी करूँ, किसी को क्यों पता चले, ये आमतौर पर लोगों की धारणा होती है। उस लिहाज से
आप कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, किसी सरकार या किसी रेगुलेटर का हस्तक्षेप नहीं है और पूरी की पूरी प्राइवेसी। आपके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो गोपनीय है, किसी को पता नहीं चलता, नाम नहीं पता चलता, किसने किसको भेजा ये पता नहीं चलता। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी है। और इसमें एक और सबसे बड़ी बात ये वॉल्यूम हैंडल करना। आज डॉलर छापने में, रुपए छापने में, बैंकिंग सिस्टम में भी एक लेवल के ऊपर कितना आप बर्डन डाल सकते हैं, एब्सोल्युटली वो लिमिटेशन है। क्रिप्टो में शायद वो लिमिटेशन ना रहे टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो बड़े फायदे हैं। पर क्योंकि इतनी नाराजगी है और काफी क्लोजली भी इसे देखा जा रहा है, तो क्या नापसंद है या क्या खराबियां हैं क्रिप्टो को लेकर? देखिए, खराबियां तो क्रिप्टो को लेकर कम है, क्रिप्टो के इस्तेमाल को लेकर ज़्यादा है कि गलत कामों में उसका इस्तेमाल होने की खबरें आती है। क्रिप्टो को लेकर कई सारे फ्रॉड और स्कैम के मामले भी आए हैं। ऐसा नहीं कि दूसरी एसेट क्लास में नहीं आते, कि सोना चोरी नहीं हो जाता है, इक्विटी में नहीं होता, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ भी है। एक जो सबसे बड़ी समस्या क्रिप्टो को लेकर है, अगर वो शायद ना हो तो बहुत लोगों को इससे कंफर्ट हो, और वो कि नाम तो लगता है करेंसी, लेकिन उतार चढ़ाव किसी भी मिड कैप स्मॉल कैप पैनी शेयर से भी ज्यादा है। जिस लेवल करेंसी कभी इतनी ऊपर नीचे नहीं होती, करेक्ट। सो वो जो वोलेटिलिटी है, उस वोलेटिलिटी को लेकर कई लोगों को चिंताएं भी है और उस पर सवाल भी है। ट्रांजैक्शन चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि इवेंचुअली शायद धीमे धीमे कम होंगे। और एक और जो सबसे बड़ी समस्या है कि किसी भी सरकार या सेंट्रल बैंक, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी, इन पर किसी तरह का कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल नहीं है। यही इसकी पॉजिटिव चीज़ भी है और यही इसकी सबसे नेगेटिव चीज़ भी है। रेगुलेशन नहीं है, रेगुलेशन और यही सरकार लाने की कोशिश करी। तो चलिए सर, सरकार ने तो अपनी इंटेंट बता दी है कि रेगुलेशन हम लाना चाह रहे हैं, पर कल शाम से जो ये एक ट्रेंड हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे सवाल ऐसे उठते हैं जहां हमें थोड़ी क्लैरिटी, थोड़ी सफाई चाहिए। ये कौन से सवाल उठ रहे हैं अब ये जो सरकार ने बात? इस पूरे शो का सबसे खास पॉइंट ये है दीप जी, कि कौन कौन सी बातें ऐसी जो क्रिप्टो को लेकर बेहद साफ होने की जरूरत है। क्योंकि जो रूल बनने जा रहा है, जो नियम कानून बनने जा रहा है, वो ये कह रहा है कि प्राइवेट क्रिप्टो को बैन किया जाए, उन्हें बंद किया जाए। किन क्रिप्टो को आप प्राइवेट मानेंगे और किन को प्राइवेट नहीं मानेंगे? बिल्कुल। क्योंकि अगर आप बाहर की भाषा से देखें तो कोई बिटकॉइन, कोई इथेरियम वो प्राइवेट क्रिप्टो नहीं है, वो पब्लिक क्रिप्टो है एक तरह से। अच्छा। हाँ, हमारे लिए हम ये समझ सकते हैं जो सरकार करेंसी दे रही वो पब्लिक करेंसी है, बाकी सारी प्राइवेट करेंसी है। लेकिन क्रिप्टो में उसे ऐसा नहीं माना जाता। क्रिप्टो की डेफिनेशन अलग है। और अगर आप क्रिप्टो की डेफिनेशन से जाए तो फिर आपका बिटकॉइन, इथेरियम या कुछ और जो करेंसीज और जो कॉइन्स हैं वो इस भाषा में नहीं आते, इस दायरे में नहीं आते, तो शायद फिर दिक्कत ना हो लोगों को। फिर तो टेंशन की बात नहीं। तो फिर तो ऐसे लोग जो आप में सोचें कि चलो अपनी भी एक क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, और बना दी, लॉन्च कर दिया, बाद में पता चला गायब हो गए, कौन किसके कॉइन लेके गया पता नहीं। तो प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो आप किसे मानेंगे? सबसे पहली क्लैरिटी सरकार से इस बिल में इस चीज़ की जरूरत है। दूसरी चीज, क्रिप्टो दो कामों में इस्तेमाल होता है। एक ट्रांजैक्शन, लेन देन, जैसे मैं आपको नोट दूं, आप मुझे नोट दें, या मैं अपने बैंक अकाउंट से आपको पैसे ट्रांसफर करूं, आप मुझे करें। तो क्या ट्रांजैक्शन पर बैन होना का? हाँ। या फिर इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप खरीद या बेच नहीं सकते। ओके। दोनों में फर्क है। करेंसी के तौर पर आप खरीद बेच सकते हैं। मैं अगर विदेश यात्रा के लिए जा रहा हूं, मैं डॉलर खरीदता हूं, डॉलर में मैं भुगतान करता हूं, पैसा लेता देता हूं, ये हो गया। लेकिन क्या डॉलर में मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं? एज ए करेंसी मुझे डॉलर में इन्वेस्ट करना अलाउ नहीं है भारत के कानून के हिसाब से। तो जो सरकार बैन करने की सोची, ये क्लैरिटी आनी जरूरी है कि सिर्फ लेन देन पर बैन होगा या एज एन इन्वेस्टमेंट पर भी बैन होगा। ठीक है सर। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने पहले से ले रखी है, अभी तक तो बैन नहीं है जी, उनका क्या होगा? एब्सोल्युटली उनको एक एग्जिट रूट मिलना चाहिए जी, समय से वो निकल पाए, इसकी सुविधा होनी चाहिए। तो उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए कि उन्हें कब तक समय है, अगर बैन कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलेट कौन करेगा जी? क्या कोई सरकार रेगुलेट करेगी, कोई मंत्रालय होगा, कोई आरबीआई करेगा, या कि सेबी की तरह कोई एक नया रेगुलेटर आएगा जो क्रिप्टो को रेगुलेट करे? बिल्कुल। या आरबीआई के अंडर में कोई एक अलग डिपार्टमेंट हो? कुछ ना कुछ वैसा होना चाहिए कि किसके अंडर में आज क्रिप्टो को लेकर, सपोज आपने किसी एक्सचेंज से क्रिप्टो खरीदा और आपको कोई समस्या, आप किसके पास जाके कंप्लेन करेंगे? अभी तक सब ठीक चल रहा है इसलिए ठीक है। अगर किसी दिन कोई एक्सचेंज उड़ गया, आप किससे जाके कंप्लेन करेंगे? फिर आप कहेंगे कि सरकार तो सो रही थी। तो एक रेगुलेटर होना जरूरी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सरकार क्रिप्टो को क्या मानती है। ये क्लैरिटी अगर आ गई ना तो 90% प्रॉब्लम सोल्व। सरकार क्रिप्टो को एक करेंसी मानती है, लेन देन की करेंसी, चलो ये करेंसी है, या फिर इसे एक एसेट क्लास मानती है जी, गोल्ड, सिल्वर, प्रॉपर्टी, फिक्स इनकम, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, इस तरह से एसेट क्लास मानती है। तो सरकार क्या मानती है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। तो ये सबसे 5 बड़ी चीज़ें हैं दीप जो क्लैरिटी चाहिए। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ है, भाई क्रिप्टो पर टैक्स कैसे लगेगा? आमतौर पर अगर मैं आपको पैसे लेते देता हूँ तो कोई टैक्स लगता नहीं जी,
टैक्स तब लगता है जब मैं कुछ कमाई करूं जी। तो अगर मैं सिर्फ करेंसी के तौर पर क्रिप्टो को यूज कर रहा हूं तब तो पैसा नहीं लगना चाहिए। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्रिप्टो को ले रहा हूं तो क्या जीएसटी लगेगा जी, क्या एसटीटी लगेगा? हाँ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे क्या? होंगे तो कितने समय वाले होंगे? 1 साल का रूल होगा, 3 साल का होगा, उस पर टैक्स की रेट क्या होगी? और ये जो एक आखिरी चीज जो हो सकती है जिस पर सरकार सोच सकती है कि और जो सारे क्रिप्टो ओनर्स को पसंद आएगा कि अगर करेंसी है और करेंसी को लेने देने में टैक्स आज भी नहीं लगता तो इसमें भी क्यों लगे? टैक्स लगे ही ना, वो भी ऑप्शन हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? तो टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कितने समय में आप इसको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मानेंगे, एसेट मानेंगे नहीं मानेंगे, और क्या ये टैक्स फ्री भी हो सकता है? हालांकि करेगी नहीं सरकार, चांसेस कम है, लेकिन ये सारे ऑप्शन है जो आपको देखने होंगे। तो ये बड़े सवाल निकल कर आते हैं जहां पर क्लैरिटी या ये जवाब जानना जरूरी है। काफी सारी बातें ऐसी। एक सवाल सर जो सबके मन में बना ही हुआ है और स्पेशली पिछले 12 घंटे से बना हुआ है, जिनके पास है वो क्या करें? इंतजार। हाँ, इंतजार इस बात का करें कि सरकार जब ये बिल रखती है इस बिल में क्या बातें आती है। क्योंकि देखिए सरकार ने जो बिल लाने की बात कही उसी से 20, 25, 30% क्रिप्टो गिर गई। तो एक जो नी जर्क रिएक्शन आना था वो आ चुका। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने शो किया, हमने बताया इसलिए गिर गए। पहली चीज तो ये गलतफहमी मुझे बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी चीज, अगर देश भर की क्रिप्टो करेंसी सिर्फ मेरे 5 मिनट के बोलने की वजह से गिर जाए तो फिर उस करेंसी में दम नहीं है। सही बात है, बिल्कुल सही क्योंकि मुझे मेरी ताकत पता है। तो देखिए नो डाउट इस तरह की खबरें अगर एलन मस्क साहब के ट्वीट से इतनी बढ़ सकती है, घट सकती है, तो ये तो क्या है, खबरें हैं जी। जब भी आएंगी उसके बेसिस पे कल को समझिए जब सरकार का कानून आता है और सरकार ये कहती है कि ना पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज अलाउड है, तो फिर क्या दिक्कत है, बढ़ भी जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये कि जो नी जर्क रिएक्शन आना था वो आ गया। अब जिसके पास है वो पैनिक ना करें। ओके, पैनिक जो होना था एक बार हो गया, अब आप रखिए देखिए। अगर सरकार पूरी तरह से सब पर बैन करती है तो फिर आपके लिए वो रिस्क है, आपके लिए बेचना मुश्किल होगा, फिर नीचे बेचना पड़ेगा। आप वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप अपना डिसीजन लें। और अगर आपको लगता है नहीं, मैं उम्मीद रखता हूं कि 6 लाख करोड़ 7 लाख करोड़ रुपए लगे हुए हैं हिंदुस्तान के लोगों के, छोटा अमाउंट नहीं है, बिल्कुल 10 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं, तो सरकार इस पर सोच समझ कर फैसला लेगी और शायद पूरी तरह से बैन ना हो या फिर एक एग्जिट करने का मौका मिलेगा, तो आप होल्ड करिए। सो मेरा ये मानना है कि अब इस लेवल पर आकर आपको पैनिक में कोई किसी तरह का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सोच समझकर शांति से डिसीजन ले। ठीक है, सोच समझकर शांति से डिसीजन ले। एक सवाल और पूछने का मन कर रहा है, पूछूं कि नहीं? हाँ नहीं, प्लीज पूछिए ना। आप खरीदेंगे क्रिप्टो? बहुत अच्छा सवाल है और सबसे मुश्किल भी। हाँ। दीप, इस सवाल का जवाब हाँ हो सकता है। हाँ हो आप सकता है। सरप्राइज होंगे। हाँ। हो सकता है। क्यों? देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं मेरी जिंदगी में किसी भी चीज को लेकर आंख कान नाक बंद करके नहीं रहता जी। और हर रोज हमें स्टॉक मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिंदगी में सीखने को मिलता है। हो सकता है क्रिप्टो फ्यूचर की चीज है, इसलिए मैं आंखें बंद करके नहीं रहूंगा। मुझे अगर जिस दिन समझ में आ गया पूरी तरह से कि क्रिप्टो में क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या पॉजिटिव्स हैं, दोनों चीज समझ में आ गई, उस दिन शायद मैं निवेश करूं। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे क्लैरिटी चाहिए कि देश का कानून क्रिप्टो को लेकर क्या कहता है। ठीक है, अगर मैं एज एन एसेट क्लास क्रिप्टो में निवेश करता हूं तो क्या टैक्सेशन मेरे क्या होंगे, कहीं कहीं मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो इलीगल है। करेक्ट, ये 3-4 चीजें मुझे पहले समझनी है उसके कानून से लेकर। उसके बाद अगर कोई क्रिप्टो के म्यूचुअल फंड्स आ जाएं, कोई क्रिप्टो के ETFs आ जाएं जी, तो 100% एक अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आप भले 1% रखें, 2% रखें, 5% रखें, और कुछ लोग 100% रखते हैं, वो आपकी अपनी अपनी रिस्क पर है। सिंपल बात यह है कि आपको अपनी रिस्क पता होनी चाहिए जब आप क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं। और रिस्क इस वक्त ये है कि आपके एक के 1000 गुना हो सकते हैं और एक का 0 हो सकता है। अगर आप वो सोच समझ कर लगा रहे हैं कि भाई मेरा 0 हो गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचकर पैसा लगाते हैं कि नहीं ये कभी नीचे जाएगा नहीं, पैसा बनाएगा ही बनाएगा, तब समस्या है। सो इसलिए अगर आपका सवाल ये है कि मैं लगाऊंगा या नहीं, तो अगर जिस दिन मुझे क्रिप्टो को लेकर रूल सारे क्लियर हुए, समझ में आए, क्लैरिटी है और एसेट क्लास के तौर पर प्रोफेशनल लोग इसे मैनेज करेंगे, जैसा कि मेरे ख्याल से अमेरिका में एक फंड लॉन्च हुआ है ETF, JP मॉर्गन का। एग्जैक्टली। सो अगर इस तरह के कोई ETFs, कोई इस तरह के प्रोडक्ट आए जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर चलाएं, तो क्यों नहीं लगाना चाहिए? पैसा कमाना किसे अच्छा नहीं लगता। और आज मैं कह सकता हूं कि जितने मिलेनियल्स और जितने यंगस्टर्स इस बात को लेकर दुखी हो रहे हैं कि ये खबरें आई है और बड़े परेशान हो रहे हैं, मैं उनका दुख समझ सकता हूं, दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया और उन्हें नुकसान हो रहा है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए,
कोई भी चीज दुनिया में ऐसी नहीं जो आपको लंबे समय तक इजी मनी बनाकर देती है। एब्सोल्युटली। पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। अगर किसी को गलतफहमी है हाँ। तो और किसी से न पूछे, अपने पिताजी से पूछे। बिल्कुल, है ना, और किसी से, तो आपको पता चल जाएगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। थोड़े समय के लिए आप आसानी से बना सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक पैसा बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसीलिए क्रिप्टो जब रेगुलेट होगा तब भी हो सकता है आपका पैसा बने, लेकिन उतना और उस स्पीड से नहीं जो अब तक बनता है। बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि काफ़ी सवाल लोगों के उठे हैं इस मुद्दे को लेकर और आपने क्लैरिटी से हमें समझाया। सरकार की तरफ से भी अभी काफ़ी बातें हैं जहां पर हमें और थोड़ी क्लैरिटी, सफाई चाहिए। आशा करते हैं कि जब ये बिल पार्लियामेंट के सामने आता है तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्रिप्टो अब क्या होगा, ये है हमारा बड़ा सवाल। आगे भी इंतजार रहेगा इसके क्लैरिटी का, बट फिलहाल बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ।